हेलो गाइस। तो आर्मी क्लास विद अनुज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम यूपीएसआई के 500 की संविधान के क्वेश्चन करा रहे हैं और आज हमारी ये 7वीं वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ यूपीएसआई के लिए, यानी कि ये 100 to 100% फंसेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? यानी जो हमारा भारतीय संविधान में जो हमारे उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वे कौन से अनुच्छेद में आता है? 63 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का यानी वाइस प्रेसिडेंट का हमारा वर्णन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, जो राज्य की हमारी संघीय कार्यपालिका होती है उसका प्रधान कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो हमारा राष्ट्रपति जो होता है, भारत की तीनों सेनाएं मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रपति है वे भारत का फर्स्ट नागरिक होता है और इसकी वर्तमान में सैलरी कितनी है? 5 लाख, जो आयकर मुक्त सैलरी है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है इसकी 5 लाख सैलरी पर। और इसके जो भत्ते हैं या बाकी जो खर्च हैं वे भारत की संचित निधि से इसके खर्च पर भारी होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी 35 वर्ष होनी बहुत जरूरी है। 35 वर्ष यानी न्यूनतम हमारी 35 वर्ष और अधिकतम हमारा कुछ भी हो सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संख्याबंधीय प्रणाली द्वारा। क्या कैसे होता है चुनाव? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संख्याबंधीय प्रणाली द्वारा। और मेरे दोस्तों, इसका जो चुनाव होता है वे इनडायरेक्ट रूप से होता है। किस रूप से? भारत में चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसका चुनाव इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है दोस्तों? राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर, यानी संसद में महाभियोग के द्वारा हमारे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। यानी जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है संविधान का अतिक्रमण करने पर, उसके द्वारा संविधान यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी राष्ट्रपति को उसके यानी गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी ओथ दिलाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है दोस्तों? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। जो राष्ट्रपति होता है वे अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको अपना पद सौंपता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है अपना पद? राष्ट्रपति को। भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। यानी नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? यानी लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, यानी कुल मिलाकर 14। अब ये जो लोकसभा के जो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन, ये अब प्रावधान खत्म हो गया है। सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? यानी भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है भाई, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे
जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता। तो मैंने आपको इसमें नेक्स्ट पहली वीडियो में बात करी थी इसके ऊपर, यानी धन विधेयक, सिर्फ धन विधेयक कौन सा होता है कौन नहीं होता ये लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है और लोकसभा का फाइनल डिसीजन इस पर होता है। इसमें राज्यसभा को ये विधेयक पेश होता है पर 14 दिन के बाद इसको डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया जाता है। उसकी कोई वेट नहीं करा जाता राज्यसभा का, अगर वे अपनी कोई विचार विमर्श करती है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उसका। इस पर फाइनल डिसीजन लोकसभा का होता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? यानी राष्ट्रपति। अगर देश पर कोई बाहरी आक्रमण होता है, यानी किसी विदेश का अगर आक्रमण भारत पर होता है, तो उस समय यानी युद्ध की घोषणा कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत में राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति ना हो तो कौन उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करेगा भारत के राष्ट्रपति में? यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान के चलो राष्ट्रपति अगर हमारा राष्ट्रपति बाई चांस अगर खत्म हो जाता है, ठीक है भाई, अगर उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यानी वे कहीं विदेश गए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको सैलरी जो मिलेगी फिर वे भारत के राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी मिलेगी। यानी उसको 5 लाख सैलरी मिलेगी। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। यानी जो हमारे सांसद होते हैं, लोकसभा के जितने भी सांसद होते हैं, और यानी जो संसद के सदस्य होते हैं उनसे, और विधानसभाओं के सदस्य से। यानी इसमें निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में वोट डालते हैं। भारत का कौन सा व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे थे और जिसे बिहार का जल पुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है भाई? भारत के राष्ट्रपति को है। यह अधिकार किसको दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला हुआ है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन रह सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बताएं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? यानी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? यानी 6 महीने के अंदर वे भरना बहुत ही आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति का पद हमारा रिक्त है तो उसको 6 महीने के अंदर भरना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ एवं संवर्ती सूची पर। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व संवर्ती सूची पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? यानी संसदीय व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? यानी जो भारतीय हमारी संसद बनती है उसका निर्माण किस तरीका से होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, यानी तीनों से मिलकर के हमारी यानी लोक संसद बनी है। हमारी क्या बनी है भाई? तीनों से मिलकर क्या बनी है? हमारी संसद बनी है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? यानी लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है।
जो लोकसभा है उसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध और दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? यानी राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? यानी शून्यकाल भारत की देन है भाई। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 ईस्वी में, यानी त्रिशंकु संसद का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। जो हमारा मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी थी? 7। पर वर्तमान में इनकी संख्या अब 6 है। कितनी है भाई? 6। क्योंकि जो आर्टिकल 31 में जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वे एक कानूनी अधिकार बना, उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसे मौलिक अधिकार से हटाकर 300K में डाल दिया गया है। यानी अब संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, वे एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है, अब वे एक सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है। और कौन से अनुच्छेद में है? 300K में है। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा करके वे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी जो इक्वालिटी का जो अधिकार है वे अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दोस्तों जो आपने पढ़ा होगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट है अब फिलहाल 6 हैं, यानी 14 से 18 तक समानता का अधिकार और 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार और 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 32 में क्या है? उपचारों का अधिकार। ठीक है ना भाई, जो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। और 29 से 30 तक, यानी 29 से 30 तक है हमारा, वे सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भाई। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, यह भी मैंने आपको बता दिए थे, सारे क्वेश्चन आए। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में है। किसमें भाई? अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। और ये जो 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के द्वारा। अगर किसी के फंडामेंटल राइटों का हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति